तो नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम लोग यूपी जुडिशरी मेंस के ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कराए थे जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ख़ासकर मैंने जो टॉपिक कराए थे उसमें दांडी यात्रा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, साथ में इंडिविजुअल मूवमेंट यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रपोजल और क्रिप्स मिशन हम लोगों ने कल पढ़ा था। इन सबके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आप लोगों को बताया था और क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीज़ें लिखवा भी दी थी। दांडी मार्च जो मैंने आपको बताया था कि दांडी मार्च को लेकर जो ऑब्जेक्शन था, रीज़न था, वो था नमक पर जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था उसको तोड़ना, और दूसरा ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर ही पहले ही लाहौर अधिवेशन में 1929 में ही कुछ प्रपोजल, कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अनसुना कर दिया था, जिससे क्या है, गांधी जी ने कहा कि रोटी मांगने पर हमें पत्थर मिले। इसके साथ साथ 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट करा था दांडी मार्च, और ये 24 दिनों तक चला, जिसमें 240 मील की डिस्टेंस को कवर करके पहुंचा गया, और लगभग 78 लोगों ने 78 जो पीपल्स थे वो गांधी जी के फॉलोअर्स उनके साथ जो हैं चले थे। और 6 अप्रैल 1930 को ही उन्होंने, गांधी जी ने एक चुटकी भर नमक उठाकर सांकेतिक रूप से दांडी मार्च को समापन किया और सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। प्यारे साथियों, दांडी मार्च में तो आप लोग इतना लिखेंगे। इसके बाद अब एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, और वो है गांधी जी का चौथा सबसे बड़ा मूवमेंट, वो जिसमें महिलाओं ने अब तक के हुए मूवमेंट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, और वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी एक ऐसा मूवमेंट जो गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर इसका आह्वान किया, और इसका ऑब्जेक्टिव था भारत को जो है पूरी तरीके से आज़ाद कराना, साथ में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना, जो लाहौर अधिवेशन में की मांगों में शामिल था। गांधी जी को यहाँ पर क्या हुआ, अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करके गांधी जी को यरवदा जेल में डाल दिया गया। और साथ ही में यहाँ पर यूरोपियन और अमेरिकी प्रेस मीडिया भी गांधी जी को कवर कर रही थी, ये भी आप लोगों को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी ने ये घोषणा करी थी क्या, कि भैया तब तक हम लोग क्या साबरमती नहीं जाऊंगा जब तक भारत को पूर्ण स्वराज जो है प्राप्त नहीं करा दूंगा। साथ ही साथ गांधी जी को जब अरेस्ट कर लिया तो इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने करा। उसके बाद वैसे अब्दुल गफ्फार खान ने भी किया था, और वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार हैं उन्होंने इसको कवर किया था। एक धारसेन नमक बनाने की एक फैक्ट्री थी, उस पर जो है हमला करा गया था, हमला नहीं मतलब उस पर पंचायत से बिठाई गई थी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और इसका प्रभाव क्या पड़ा, गांधी जी वर्ल्ड फेमस हो गए, उनकी ख्याति जो है वो विश्व स्तर पर बढ़ गई, और साथ में इस मूवमेंट में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और भारत में ब्रिटिश सरकार को अब एहसास हो गया था कि हम लंबे समय तक अब अंग्रेजों पर राज नहीं कर सकते। प्यारे साथियों, इस समय हम लोगों ने 2 मूवमेंट पढ़ लिए थे। एक तीसरा आप लोगों को कराया था मैंने, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जब भारत में नहीं पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, 1940 की बात है, तो उस समय पर अमेरिका के दबाव के कारण यहाँ पर क्या हुआ था कि अमेरिका के दबाव के कारण जो है भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अगस्त प्रपोजल लाया गया, और इसमें 3 बातें प्रमुख रूप से थीं, यानी युद्ध जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होगा तो हम लोग यानी ब्रिटिशर्स भारत को एक संविधान निर्माण हेतु एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था बनाएंगे। साथ में वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें मेंबर्स की संख्या इंक्रीज करेंगे, और साथ में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। परंतु इन तीनों बातों में कोई भी सुनिश्चित और ठोस ढंग से कोई भी बात नहीं लिखी गई थी।
केवल एक आश्वासन ही दिया गया था। ठीक है, यानी अगस्त प्रस्ताव में कोई भी राजनीतिक वादा निश्चित दिनांक को लेकर नहीं किया गया था। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य सभी लोगों ने इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया। प्यारे साथियों, एक हम लोगों ने ये पढ़ा था और इसी को लेते हुए गांधी जी ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करा और इसका कारण था, आप लोगों को मैंने बताया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने क्या करा, दिल्ली चलो का एक नारा दिया था जो ये 15 महीनों तक चला और इसमें कांग्रेस ये चाहती थी कि किसी भी हालत में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज जो हैं भारतीयों का या भारतीय अंग्रेजों का साथ ना दे। और इसको पहले अनुयायी कौन थे, विनोबा भावे, और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आप लोगों को याद रखेंगे। यानी विनोबा भावे वही हैं जिन्होंने 1951 में कृषक आंदोलन, भूदान आंदोलन, यानी किसानों को जमीन बांटने के पक्ष में एक आंदोलन किया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्रिप्स मिशन किया 1942 में प्यारे साथियों। और इस क्रिप्स मिशन के पीछे का एक कॉजेज है, एक मेन कारण है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान द्वारा यूएसए के हवाई द्वीप यानी पर्ल हार्बर नौसैनिक हवाई अड्डे पर आक्रमण या अटैक कर देना, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएसए ने भी शामिल होने की घोषणा कर दी। ऐसे में भारत को अपनी ओर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, भारत में एक स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन भेजा और उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे। इसके साथ साथ इस मिशन की कुछ शर्तें थी, यानी कुछ प्रावधान थे जो आप लोग अगस्त प्रस्ताव में भी पढ़ चुके हैं कि भैया हम जो हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, हम जो हैं आप लोगों की संविधान सभा बनाएंगे, हम युद्ध काउंसिल, वॉर काउंसिल में शामिल करेंगे और संविधान सभा बनाएंगे आप लोगों के लिए। और यदि कोई संतुष्ट नहीं होता है तो अलग देश बना सकता है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाता है। हालांकि इस क्रिप्स मिशन को पूरी तरीके से मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा जो मैं डेली आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जो कल का रिवीजन था। आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, यहाँ तक आप लोग सेटिस्फाई हैं, हाँ या ना में जवाब देंगे। आज की जो क्लास है मैं मॉडर्न हिस्ट्री अभी कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 टॉपिक आप लोगों को करा देता हूँ। एक तो है बाघ गणना रिपोर्ट 2023। एक तो ये आप लोगों को करनी है। एक्चुअल में अभी ये रिपोर्ट आंशिक है, पार्टली है, पूरी तरीके से पब्लिश नहीं करी गई है, बिकॉज अभी 50 वर्ष पूरे हुए हैं किसको, तो अभी आप लोग चाहो तो लिख लेंगे मेरे साथ। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट टाइगर को 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 1923 का था, 73 का था ये। इसको 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में सरकार ने, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से, कर्नाटक के मैसूर से, कहाँ, कर्नाटक के मैसूर से क्या करा, टाइगर रिपोर्ट यानी बाघ गणना के इसका एक रिपोर्ट जारी करी है। ये रिपोर्ट जारी करी और रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत में अब तक, यानी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3167 यानी 3167 3167 टोटल टाइगर लिविंग हैं, यानी जिंदे हैं। ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इस पूरे इसमें कितने टाइगर किस स्टेट में हैं, क्या स्थिति है, नर कितने हैं, मादा कितने हैं, वो सब आंकड़े जुलाई में प्रकाशित किए जाएंगे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है। इससे पहले आप लोग चाहो तो नोट डाल के लिख सकते हैं। इससे पहले टाइगर रिपोर्ट 2018 जो मैंने आप लोगों को मेंस के बैच में मैं करा भी चुका हूँ, टाइगर रिपोर्ट 2018 इससे पहले पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने 2967 टाइगर हम लोगों ने देखे थे। और इसमें पहले नंबर पर एमपी था, दूसरे पर कर्नाटक था और तीसरे पर आप लोगों का उत्तराखंड था। ये टाइगर रिपोर्ट 2018 की है, तो ये आप लोग याद रखेंगे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एमपी में सबसे ज़्यादा 526 क्या थे, 526 सर्वाधिक टाइगर हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। क्लियर होगी बात। यदि आप लोगों को प्रोजेक्ट टाइगर पे लिखने के लिए आता है तो आप लोग लिख सकते हैं 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा है। प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग लिखेंगे, मान लीजिएगा ये आप लोगों को आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, तो शुरुआत आप लिख सकते हैं 1 अप्रैल 1973 को। और सीधा ऑब्जेक्टिव क्या लिखेंगे आप लोग, क्या बाघों के जीवन का संरक्षण करना, बाघों का संरक्षण संवर्धन करना, उनका प्रोटेक्शन करना, साथ में उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट देना जो नेचर के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। बस ये आप लोगों का इसका ऑब्जेक्टिव जो है लिखना है। ये बस इतना सा टॉपिक है, 25 शब्दों में आप लोगों के लिए लिखने के लिए आएगा। और गांधी जी ने मोदी जी ने यहाँ पर एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च करा है जो आप लोगों के करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है IB, आप लोग नोट कर लेंगे, IBCA। IBCA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, आप लोग लिखेंगे फटाफट से, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये क्या है आप लोगों के, इनको नोट करेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रोग्राम है, कहाँ से स्टार्ट करा, शुरुआत करी थी मैसूर से, मैसूर के कर्नाटक से, आप लोग लिख सकते हैं अप्रैल 2023 में। बस इतना आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसमें क्या है आप लोग लिखेंगे फटाफट से, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो बिल्लियाँ हैं, बिल्ली की प्रजातियाँ जो हैं, बड़ी बिल्लियों की प्रजाति, इनका क्या होगा, इनको हम लोग क्या करेंगे, इनकी देखभाल की जाएगी, इनकी देखभाल, साथ में इनको संरक्षण यानी प्रोटेक्शन दिया जाएगा ये, और साथ में इनके जीवन को लेकर इनकी केयर की जाएगी, इनकी लाइफ केयर की जाएगी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और साथ में ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई शिकारी, कोई हंटर इन्हें हंट तो नहीं कर रहा है, इनका शिकार तो नहीं कर रहा है, उस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। कुछ घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जबरन बिल्लियों को पाला जाता है, ऐसी ये भी ध्यान रखा जाएगा कि बिल्लियों को जबरन पाला ना जाए जब तक कि इस उनके अगेंस्ट या उनके समक्ष ये चीज़ें नहीं आती हैं सरकार के कि किसी बिल्ली को किसी व्यक्ति ने जबरन या उसका व्यापार कर रहा है या फिर उसको गलत तरीके से घर में रख रखा है कैद करके, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। ओवरऑल क्या है, वैश्विक यानी ग्लोबल लेवल पर जो बिल्लियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा करी है। और इन बिल्लियों की कैटेगरी भी सरकार ने बताई है, यानी इन बिल्लियों की क्या बताई हैं, इनमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं, इसमें आप लोग लिख सकते हैं। तेंदुआ है, तेंदुआ भी ये बिल्ली का डेरिवेटिव होता है। जगुआर है, प्यूमा है, चीता है, हिम तेंदुआ है और बाघ है। ये भी क्या है, बड़ी बिल्लियों के स्वरूप है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बात क्लियर होगी आप लोगों को, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अभी जो मोदी जी ने इसे लॉन्च करा है। तो प्यारे साथियों, ये 3 टॉपिक आप लोगों को बताने थे और आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को, चाहो ये लिखना है आप लोगों को। आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की स्थिति बताइए और राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है उसके मानक आप लोगों को बताने। इस पे शॉर्ट्स नोट आप लोगों को लिखना है, मुझे व्हाट्सअप आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे फटाफट से, जल्दी से सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे फटाफट से, भारत छोड़ो आंदोलन। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट,
आप लोग लिख लेंगे, या इसको अगस्त रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन लिखेंगे, लिखेंगे फटाफट से। लिखेंगे 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा की गई, महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। तो डेट लिखेंगे, घोषणा लिख लेंगे 8 अगस्त 1942। महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इसको मिलकर जो है आह्वान किया था, अनाउंसमेंट किया था। लिखेंगे, लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, इसी लाइन में भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन की वह अंतिम लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। नींव हिलाकर रख दी। पैराग्राफ चेंज करेंगे सारे बच्चे, पैराग्राफ चेंज करके मैं मेंस में इसी तरीके से क्लासेस करा रहा हूं आप लोगों को ताकि दिक्कत ना आए लिखते। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लिखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस टाइम पे 1940 से 1945 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये भी याद रख लेना आप लोग। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा महाराष्ट्र में संपन्न हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही इस आंदोलन में कहां पर, वर्धा महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, आगे लिखेंगे सारे बच्चे, इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, डू एंड डाई। इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। करो या मरो, दिखाना रोहित, 1 मिनट कॉपी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं सारा, मैं दोबारा से बोल दे रहा हूं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में यूपी जुडिशरी मेंस को ध्यान में रखते हुए मेंस के छोटे छोटे सिनॉप्सिस और 50 या 75 शब्दों में मूवमेंट कर रहे हैं।
कल के मैंने रिवाइज आपको करा दिए। आज हम क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई। कहाँ पर हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन लड़ा गया था और इसका नारा था करो या मरो। यहाँ तक बात क्लियर सभी को? बात क्लियर है? चलिए आगे लिखेंगे, फटाफट से लिखेंगे, बहुत जल्दी से लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके। अंग्रेजों ने 8 अगस्त की रात्रि को 8 अगस्त की रात को ही 8 अगस्त की रात को ही या रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी व अन्य सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और कांग्रेस को गैर कानूनी मतलब इलीगल संगठन या ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अंग्रेजों ने 8 अगस्त की रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं सभी अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें गिरफ्तार करके कहां डाल दिया? जेल में। और साथ ही साथ क्या कांग्रेस को, जो पार्टी थी, इसको गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, लिख लिया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं फटाफट से, लिखेंगे फिर। गांधी जी को आगा खां महल पूना में नज़रबंद कर दिया, नोट डाल के लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है। गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में नज़रबंद कर दिया एवं जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट में कैद कर दिया गया। अब लिखेंगे फटाफट से, आगे लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट, आगे लिखेंगे फटाफट से। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। दूसरे विश्व युद्ध के कारण, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होती जा रही थीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था। जापान, सिंगापुर, मलेशिया और म्यांमार पर कब्जा करके भारत की ओर बढ़ने लगा। म्यांमार और मलेशिया पर कब्जा करके भारत की ओर बढ़ने लगा। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस जी की एंट्री, या सुभाष चंद्र बोस जी का जापान के साथ आना अंग्रेजों के लिए एक विपत्ति थी या आपदा थी। दूसरा लिखेंगे फटाफट से, इसी में लिखेंगे इस आंदोलन में विद्यार्थियों ने, पैराग्राफ चेंज कर देंगे, इस आंदोलन ने विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई एवं
देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने संगठन बनाकर विद्रोह किया। एवं देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने संगठन बनाकर विद्रोह किया। इसी आंदोलन के दौरान, इसी में लिखना है, इसी आंदोलन के दौरान देश में 3 स्थानों पर समानांतर, इसी आंदोलन के दौरान देश में 3 समानांतर यानी पैरेलल 3 समानांतर सरकारों का गठन हो गया। 3 सरकारों का गठन हो गया, जिसमें नंबर 1 ऐसी लिख लेंगे फटाफट से, मिदनापुर, सतारा और बलिया। बस, मिदनापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है ये। हाँ, मिदनापुर, सतारा और आप लोगों का बलिया। मिदनापुर को तामलुक भी कहते हैं, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेंगे तामलुक। लिखेंगे, एक नोट डालेंगे, नोट, NOT, नोट लिखेंगे। लॉर्ड लिन लिथगो ने इस आंदोलन को सिपाही विद्रोह कहा था। सिपाही विद्रोह कहा था। लिख लिया आप लोगों ने? बस इसे कंक्लूड कर रहे हैं। लिखेंगे इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत त्वरित मतलब तुरंत, जस्ट इंस्टेंट, त्वरित आजाद तो नहीं हुआ, परंतु 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है, इसमें अभी वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, ये सब चीज़ें भी आती है, वो भी मैं अभी आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का ही परिणाम था कि आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार कितनी जकड़ी हुई थी भारत में कि हमें क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रभाव इतना था कि फिर भी 5 साल लग गए। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ें। क्रिप्स मिशन हो गया, अगस्त मिशन हो गया। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब लिखेंगे शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन, शिमला समझौता, लिख लो जल्दी। शिमला समझौता। लिखेंगे शिमला समझौता के सिनॉप्सिस बना दे रहा हूँ ताकि आप भूलेंगे। लिखेंगे जून 1945 में 1945 जून 1945 में शिमला समझौता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली बने। ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली बने।
ठीक है। कौन बने, प्रतीका जी इंग्लिश में मिल जाएगी, कल वाली ट्रांसलेट हो गई, कल वाली भी मिल जाएगी। कौन बने ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और क्लाइमेट एटली ने घोषणा भी करी थी अपने, जब वहाँ पे चुनाव लड़े जा रहे थे कि भारत को आज़ाद करेंगे, तो उसी का परिणाम है। तो बने प्रधानमंत्री, अब लिखेंगे ब्रिटिश पीएम भारत में राष्ट्रवादी मतलब जो नेशनलिस्ट थे, ऐसे लोग जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, उनके बीच में इसका उद्देश्य लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, सीधा सीधा है, राष्ट्रवादियों और अंग्रेजों के मध्य सुलह कराना चाहते थे। राष्ट्रवादी यानी राष्ट्रवादी मतलब भारतीय, और यहां पर अंग्रेज सरकार या अंग्रेजों के बीच क्या कराना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बनाना चाह रहे, सुलह कराने के लिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट तो ये था यहां पर, और दूसरा ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, इसका दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे फटाफट से, दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस को की मांगों पर विचार करना, क्योंकि उस समय पर पाकिस्तान की मांग उठ चुकी थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने को अड़ी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। ऐसे में अंग्रेज यानी लॉर्ड जो यहाँ पर वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल थे भारत में उस समय पर, ये काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में आगे थे, और बाद में लॉर्ड वेवेल ने जो है कॉन्फ्रेंस में जब कोई निर्णय नहीं निकलता है यहाँ पर, तो इस समिट को होल्ड कर दिया, यानी इसका समापन कर दिया, और साथ में अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को वीटो का अधिकार प्रदान कर दिया। क्या वीटो पावर दे दी उन्हें, क्या कि मुस्लिम समुदाय के सहयोग के बगैर भारत का राजनीतिक समाधान नहीं निकलेगा। चलो इसको लिख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो लॉर्ड वेवेल थे, लिखेंगे शिमला समझौते में जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो लॉर्ड वेवेल ने यह कॉन्फ्रेंस रद्द करके मोहम्मद अली जिन्ना को, लॉर्ड वेवेल ने क्या करा, शिमला समझौता रद्द कर दिया, मोहम्मद अली जिन्ना को वीटो अधिकार दे दिया, जिसके तहत यह शक्ति प्रदान की गई कि भारत की भारत का राजनीतिक करेंगे, क्या करेंगे, भारत का राजनीतिक समाधान बिना मुस्लिम्स का मतलब यहाँ पर मुस्लिम लीग से था,